हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन 12 तक कवर कर लिया था। अब आज हम सेक्शन नंबर 13 को पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 13 ऑफ एसआर एक बहुत इजी सेक्शन है। इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, बट ये जो है ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया है राइट ऑफ परचेज़र, जो परचेज़र है जो खरीद रहा है, या फिर लेसी। लेसी मतलब एक प्रॉपर्टी जब कोई लीज़ पे देता है, समझ लीजिए कोई एक घर है उसको रेंट पे दे रहा है, तो जो रेंट पर दे रहा है वो लेसर है और जो रेंट पे ले रहा है उसको वो लेसी है। तो ये जो परचेज़र है और ये जो लेसी हैं इसके राइट्स के बारे में बात करता है सेक्शन नंबर 13। और किसके अगेंस्ट में राइट? अगेंस्ट द पर्सन विथ नो टाइटल, मतलब जो प्रॉपर्टी को बेच रहा है, जो प्रॉपर्टी को बेच रहा है वो होता है वेंडर, और या फिर अगर प्रॉपर्टी को लीज पे दे रहा है तो वो है लेसर। तो वेंडर और लेसर के पास कोई टाइटल नहीं है उसको बेचने या फिर लीज पर देने का, और है टाइटल तो वो इम्परफेक्ट है। तब जो परचेज़र और लेसी होंगे उनके पास क्या राइट होगा? तो सेक्शन 13 बोलता है वेयर अ पर्सन, जहाँ कोई भी एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है सेल या लेट करने का, मतलब खरीदने का या उसको रेंट पे लीज पर लेने का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है। सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका परचेज़र और लेसी के पास टाइटल नहीं है, या फिर टाइटल है तो वो इम्परफेक्ट है, मतलब प्रॉपर टाइटल नहीं है। तब लेसर जो परचेज़र है और जो लेसी है उसके पास फॉलोइंग राइट्स हैं। कौन कौन से राइट हैं? तो वो बताया है क्लॉज ए में। क्लॉज ए बोलता है इफ़ vendor or lessor has subsequently to the contract acquired any interest in the property, the purchaser or lessee may compel him to make good the contract out of such interest। इसमें ये बोला गया है कि जो वेंडर है और जो लेसर है, समझ लीजिए उनके पास एक प्रॉपर्टी है। वेंडर और लेसर का नाम हम रख देते हैं ए, और जो प्रॉपर्टी है वो है पी, और ये वेंडर जो है ए नाम का वेंडर इस पी नाम की प्रॉपर्टी को बी को बेच देता है। लेकिन जब ये प्रॉपर्टी बिक जाती है तब बी उसको बोलता है कि अब मेरे को प्रॉपर्टी दीजिए, पोजीशन डिलीवर कीजिए। तब ए बोलता है कि ये प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, ये उसके फादर डी की है। तब यहाँ पे जब डी की डेथ हो जाएगी तब ये प्रॉपर्टी उसके पास आएगी और उसके बाद वो ये प्रॉपर्टी आपको देगा। तब यहाँ पे जो क्लॉज ए ये बोल रहा है कि वेंडर और लेसर अगर उनके पास टाइटल नहीं था और उन्होंने बेच दिया, तो जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट में वो जो इंटरेस्ट है उनका वो एक्वायर करेंगे, मतलब डी के मरने के बाद ए के पास जब प्रॉपर्टी आएगी तब उसको परचेज़र या फिर लेसी कंपेल कर सकते हैं कि भाई तुमने हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वो जो इंटरेस्ट तुम्हारे पास अब आ गया है तो अब ये प्रॉपर्टी हमको डिलीवर कीजिए। ये हो गया क्लॉज ए। अब आते हैं क्लॉज बी में। क्लॉज बी में बोला है वेयर द कॉन्करेंस ऑफ अदर पर्सन इज नेसेसरी फॉर वैलिडेटिंग द टाइटल एंड दे आर बाउंड टू कॉन्कर एट द रिक्वेस्ट ऑफ वेंडर और लेसर, द परचेजर और लेसी में कंपल हिम टू प्रोक्योर सच कॉन्करेंस, एंड व्हेन अ कन्वीनियंस by other person is necessary to validate the title and they are bound to convey at the request of vendor or lessor, the purchaser or lessee may compel him to procure such convenience। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक ए है, उसके फादर रहते हैं डी। अब ये जो प्रॉपर्टी नाम की पी नाम की प्रॉपर्टी को ए जो है वो बी को बेच देता है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए डी की कंसेंट लेना ज़रूरी था, और ए ने ऐसा नहीं किया, ए ने बिना कंसेंट के बेच दिया। तब बी जो परचेज़र है वो ए को कंपेल कर सकता है कि तुम जाओ और डी की कंसेंट लेकर आओ। यहाँ पे यही बोला है कि परचेज़र और लेसी, जो परचेज़र और लेसी हैं वो कंपेल कर सकते हैं टू प्रोक्योर सच कॉन्करेंस वेयर अ कन्वीनियंस बाय अदर पर्सन इज नेसेसरी टू वैलिडेट द टाइटल। मतलब इस ट्रांसफ़र को, ये जो कोवियंस का वर्ड यूज किया गया है इसको एज अ ट्रांसफ़र का सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं। कोवियंस मतलब होता है ट्रांसफ़र करना। जो ट्रांसफ़र किया गया है अदर पर्सन के द्वारा
तो वो वैलिडेट नहीं हो रहा है उस टाइटल को, जो जैसा कि इसके पास टाइटल था नहीं और इम्परफेक्ट टाइटल था, और उस इम्परफेक्ट टाइटल को परफेक्ट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए बी यहाँ पे कंपेल कर सकता है ए को कि जाओ तुम उसकी परमिशन लेकर आओ, और जैसे ही वो परमिशन मिल जाएगी तो ये प्रॉपर्टी बी के पास आ जाएगी। तो ये बात कही गई है क्लॉज बी में। अब आते हैं हम क्लॉज सी में। क्लॉज सी ये बोलता है वेयर द वेंडर प्रोफेसेस टू सेल अनएंकम्बर्ड प्रॉपर्टी। अनएंकम्बर्ड प्रॉपर्टी वो होती है जैसे कि एक ए जो है, एक पी नाम की प्रॉपर्टी है, ये अनएंकम्बर्ड मतलब इसके पास, इसमें कोई लोन, मॉर्टगेज या फिर ऐसा प्लेज, हाइपोथेटिकेशन, ये सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब प्रॉपर्टी फुल्ली फ्री है, फ्री होल्ड है, तो उसको बोला जाता है अनएंकर्ड, मतलब उसके पास कोई भी लाइबिलिटी नहीं है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, जब वेंडर ने प्रोफेस किया सेल करने के लिए। बट द प्रॉपर्टी इज मॉर्टगेज फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द परचेज मनी। लेकिन बाद में पता चलता है कि जो पी नाम की प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू है 20 लाख रुपए, और ये प्रॉपर्टी एक बैंक ऑफ बड़ौदा समझ लीजिए, उसके पास मॉर्टगेज थी, और उस मॉर्टगेज का जो अमाउंट था वो था 10 लाख रुपए, मतलब 10 लाख रुपए प्रॉपर्टी के पे करने के बचे थे, और यहाँ पे जो मॉर्टगेज अमाउंट है वो परचेज मनी से ज़्यादा नहीं है, बी इसको परचेज कर रहा है 20 लाख रुपए में, तब वेंडर हैज़ इन फैक्ट ओनली अ राइट टू रिडीम इट द परचेजर में कंपेल हिम टू रिडीम द मॉर्टगेज to obtain valid discharge and where necessary also conveyance from the mortgagee। तब बी ए को कंपेल कर सकता है कि यहाँ पे जो ए के पास मॉर्टगेज को फ्री होल्ड कराने का राइट है, उसको राइट टू रिडीम किसके पास है, ए के पास है, क्योंकि मॉर्टगेज किसने कराया था, ए ने, तो उसको रिडीम कौन कराएगा, ए। तो ए जो है, ए को कंपेल किया जाएगा कि भाई ये 20 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए आप पे कीजिए और बैंक ऑफ बड़ौदा से फ्री होल्ड का एक नोटिस या फिर एक लेटर लेकर आके मुझे दीजिए। तब ये जो बी है यहाँ पे कंपेल कर सकता है ए को, अगर मॉर्टगेज मनी कम है परचेज मनी से। अब आते हैं क्लॉज डी में। क्लॉज डी एकदम इजी है, इसमें यही बोला गया है कि वेयर द वेंडर और लेसर शूज फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे जो वेंडर और लेसर है, जैसे कि जो बेच रहा है और जो लीज पर दे रहा है, वो श्यू कर रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। समझ लीजिए एक ए है, वेंडर है, और बी है। ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट लाया कि बी को कंपेल किया जाए कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे, मतलब जो प्रॉपर्टी उसने पहले बोला था खरीदूंगा उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करे। एंड द सूट इज डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड, जो सूट है ए का वो डिसमिस कर दिया गया है, किस ग्राउंड पे, कि उसके पास टाइटल नहीं है, वेंडर के पास टाइटल नहीं है, और है तो वो इम्परफेक्ट है। तब जो डिफेंडेंट, अब ये डिफेंडेंट वर्ड यूज़ किया, मतलब जो बी, जिसके पास जो परचेजर है या फिर जो लेसर है, जो लेसी है, उसके पास जो डिफेंडेंट है उसके पास राइट होगा कि वो रिटर्न ले अपने डिपॉजिट अमाउंट को, मतलब जो उसने डिपॉजिट अमाउंट दिया था ए उसको रिटर्न करेगा और विथ इंटरेस्ट करेगा, अगर लगता है तो, और कोई कॉस्ट आई है सूट में तो वो भी उसको देना होगा, किसको, ए को। यहाँ पे बस इतनी ही बात की गई है। अब क्लॉज 2 ये बोलता है कि ये जो सेक्शन 13 है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी तो अप्लाई होता ही होता है, और साथ ही साथ ये हायर, सेल और हायर जो किया जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी का, उस पर भी अप्लाई होगा। तो सेक्शन 13 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉज यही है जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि सेक्शन 13 क्या इमूवेबल पर अप्लाई होता है या इमूवेबल या मूवेबल दोनों पर अप्लाई होता है। तो आपको लगाना होगा कि इमूवेबल और मूवेबल दोनों पर अप्लाई होता है, और मूवेबल के सेल और हायर पे ही अप्लाई होता है ये। तो ये था सेक्शन 13। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।